ब्लड लाइन के पास टैग टीम चैंपियनशिप है। जेकब फाटू और टामा टोंगा ने चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन अभी जो जेकब फाटू है वो तो स्टोरी लाइन में है ही नहीं, तो ये टैग टीम चैंपियनशिप का क्या सीन रहेगा। तो इसको आप वैसे ही मान सकते हो भाई, सिमिलर। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। जैसे हमने ब्लड लाइन में पहले भी तो देखा था कि सैमी जेन ने आके जो है ब्लड लाइन को, ऊसोस को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि वो एक फैक्शन का ही पार्ट थे। तो अगर जेकब फाटू जब तक गायब है, जैसा कल शाम वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर कभी जरूरत पड़ रही है तो टोंगा लोआ शायद आपको उसको डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि बहुत फनी है। बट इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी फैक्शन के पास ही पूरी चैंपियनशिप है, टैग टीम चैंपियनशिप है, तो दूसरा बंदा भी आके उसकी रिप्लेसमेंट में वो काम कर सकता है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और भाई, ब्लड लाइन की स्टोरी से रिलेटेड क्या बातें बोल दी है पॉल हेमन ने। आपकी एक्साइटमेंट जो ब्लड लाइन की चीजों को लेके है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हैं। ये पहली बार ही आई थिंक कि पॉल हेमन ने कोई ऐसे पब्लिक इंटरव्यू में अपनी एब्सेंस के बाद कुछ बातें करी। और पॉल हेमन मतलब उन्होंने ना स्पॉयलर्स की बारिश कर दी है, कि करके आपको सारी चीज बताता हूं। सबसे पहले वो बोलते हैं कि अभी हम ब्लड लाइन स्टोरी लाइन के वो एरा में है जब रोमन रेंज चैंपियन नहीं है। इस चीज को वो कैसे ठीक करेंगे, कैसे वो अपना जो हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ वाला जो ताज है उसको वो दोबारा से कैसे लेंगे। फिर वो बोलते हैं कि अभी जे ऊसो साथ में नहीं है, जिमी ऊसो साथ में नहीं है, और पॉल हेमन भी अब तक वापस नहीं आया। उन्होंने जो एग्जैक्ट बात बोली, जो कोट करते हुए अगर मैं बोलूं तो, द वाइज मैन इज नॉट बैक येट। तो इससे ये चीज उन्होंने क्लियर बता दी कि वो वापस तो आ रहे हैं, लेकिन अभी वो वापस नहीं आए हैं। और वो एक जर्नी की बात करते हैं रोमन रेंज की, जो शायद अब वो अकेले चलने वाले हैं इस ब्लड लाइन के अगेंस्ट में। पॉल हेमन कहते हैं कि ये कुछ कुछ वैसा हुआ कि एक ही बंदा जो है पूरा गांव बसेरा उसको साफ कर रहा है, लेकिन क्या वो कर भी सकता है, अगर वो करना भी चाहता है तो। इससे उन्होंने ये भी स्पॉइलर दिया कि शायद स्टोरी कुछ ऐसे चलने वाली है कि रोमन रेंज अभी कोशिश करेंगे कि वो खुद से जो चीजें बिगड़ी हैं उसको फिक्स करें, लेकिन खुद से भी वो नहीं होंगी। एंड देन यहां पर असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, असिस्ट करने की जरूरत पड़ेगी जिमी एंड जे ऊसो की, जो कि ऑब्वियसली स्टोरी लाइन का ही पार्ट है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये स्टोरी काफी लंबी चलने वाली है। और अब तक हमने जो ब्लड लाइन की स्टोरी में किया है, ये फिर से कोट करके बताता हूं भाई, जब मैं बोलूंगा तो शायद उतना तगड़ा ना लगे। पॉल हेमन ने बोला कि इट इज गोइंग टू बी फैसिनेटिंग एंड विल होपफुली पुट पास्ट 4 years ऑफ वर्क टू शेम। मतलब जो हमने अब तक पिछले कुछ टाइम में किया वो तो कुछ भी नहीं रहेगा जो अब हम इस स्टोरी लाइन के साथ करने वाले हैं। और उस यहाँ पे उन्होंने जो एम्फेसिस डाला वो इस चीज के ऊपर कि रोमन रेंज कैसे अपना जो ताज है उसको दोबारा वापस लेंगे, और सामने बैड ब्लड लाइन यानी सोलो सिकोहा वाली ब्लड लाइन है। अब यहाँ से क्लियर जो चीजें उन्होंने बोली है, अगर पिछले जो इतने टाइम में ब्लड लाइन ने किया है उसको सरपास करते हुए कुछ तगड़ा करना है, तो आपको पता है यहाँ पर रॉक की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। अब तो धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि जो सोलो सिकोवा खुद ही अपने आप को ट्राइबल चीफ बन रहे हैं, उनके बस की तो वो होगी नहीं। एंड देन जब रॉक आएंगे तो रोमन रेंज और रॉक की स्टोरी लाइन फिर कहां जा सकती है। और क्या परफेक्ट सिनेरियो बैठा है कि रॉक का हील टर्न भी हो चुका है, जो कि होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्राउड ने कर दिया। तो भाई देखो, अच्छी बात क्या है कि अब रोमन रेंज बेबी फेस हो गया है और द रॉक हील आएगा। तो सोचो जब रॉक और रोमन रेंज दोबारा एक प्रोग्राम में आएंगे तो फिर उस चीज से रोमन रेंज के बेबी फेस कैरेक्टर को कितना फायदा हो सकता है। पॉल हेमन ने बात बोली, भाई मुझे इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अभी देखो धीरे धीरे कैसे ब्लड लाइन की स्टोरी के पन्ने खुलते हैं, और ये तो हम सेफ रह के चल सकते हैं भाई। जब तक ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से एंटरटेनमेंट तो नहीं जाने वाला। आज एनएक्सटी के शो में दो भारी भरकम टैंकर्स का मैच हुआ। ओबा फेमी जो कि अभी वहां के चैंपियन है, ओटिस के साथ उन्होंने मैच किया, और ओटिस को उन्होंने लिटरली मैच को फिनिश भी ऐसे किया, उन्होंने पावर बॉम्ब मारा है ओटिस को। भारी भरकम ओटिस को उठा के उन्होंने जो है पटक दिया नीचे, और जो नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप है उसको उन्होंने रिटेन कर लिया। बहुत सारे लोग वैसे बोल रहे हैं कि ओटिस बहुत बढ़िया बुकिंग डिजर्व करते हैं, क्योंकि जब भी उनको स्पॉट में डालते हैं वो एंटरटेनमेंट का जो पूरा मजा है, जो पूरा पैकेज है वो लेके आते हैं। और ये जो मैचअप था ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, और मुझे लगता है इससे ओबा फेमी को भी काफी हेल्प हुई होगी। बाकी मैं तो वेट ही कर रहा हूँ उस मोमेंट का, जब वो मेन रोस्टर में भी आते हैं और जो पूरी मेन रोस्टर वाला क्राउड पब्लिक है, जब वो ओबा फेमी को देखेगी तो डेफिनेटली इंप्रेस तो होने वाली है। ट्रिपल एच ने भाई एक बिल्कुल अलग सा ट्वीट मारा है, और वो ट्वीट आप देखो, ब्रॉन ब्रेकर के साथ उन्होंने फोटो पोस्ट करी और कैप्शन में उन्होंने लिखा हुआ है द फ्यूचर। आपको पता ही है ब्रॉन ब्रेकर को बहुत सारे लोग फ्यूचर के लिए बड़ा स्टार देख रहे हैं। कल शाम को ही मैंने इसको डिस्कस किया था, और कल ही शाम वाली वीडियो में बता भी दिया था कि सुपरस्टार स्पॉटलाइट का हमारा एपिसोड भी ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर है, तो आप उसे जाके पूरा सुन सकते हो। 20 मिनट का भाई पूरा आपको ब्रॉन ब्रेकर के बारे में सब कुछ उनके शुरुआत से अब तक का पता चल जाएगा, और क्या वो हील या फिर फेस के तौर पे सक्सेसफुल होंगे। जैसे अब ट्रिपल एच ने ट्वीट किया, ऐसे वो अलग से तो कभी करते नहीं है। तो क्लियरली ट्रिपल एच ने अगर वो चीज ब्रॉन ब्रेकर के अंदर देख ली, और बुक कौन करता है स्टोरी लाइन को, ट्रिपल एच ही करते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई स्टॉक होता ब्रॉन ब्रेकर का जिसको अगर हम खरीदते तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न देता वो। सेथ रॉलिंस देखो यार, जब आप वापस आओगे ना तो उस ब्रॉन्सन रीड नाम के प्राणी के ऊपर अपनी नजरें बहुत अच्छी तरीके से रखना, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड ने आर-ट्रूथ को बजाने के बाद भी ये बोला कि मैंने सेथ रॉलिंस को भी तोड़ दिया, आर-ट्रूथ को भी तोड़ दिया। और सेथ रॉलिंस
तू चीजें सही से जान ले कि जब तू वापस भी आने वाला है ना, जो कि तेरा प्लान होगा मेरे ऊपर रिवेंज लेने का, तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। 2 हफ्तों में ब्रॉन्सन रीड के कैरेक्टर को जिस तरीके से WWE ने एलिवेट कर दिया है, आई थिंक ऐसा लग रहा था कि बस वो कैनन जो होता है ना, उसमें उनका जो असला है वो बिल्कुल फिट था, बस WWE को लॉन्च करने की देरी थी। और जैसे ही WWE ने वो किया तो देखो ब्रॉन्सन रीड को लेके क्राउड कितना सा तो उनमें इन्वेस्टेड है। सोचो क्राउड भी कितना चेंज हो रहा है। हम देखते थे कि पहले कि भैया ऐसे हील मारता था तो लोग बू करते थे, वहां पर सेथ रॉलिंस को मार रहे हैं, आर्ट्रूथ जैसे सबके पसंदीदा बंदे को मार रहे हैं, तब भी लोग वहां पर वन मोर टाइम के लिए बोल रहे थे। तो इससे लोगों को तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ब्रॉन्सन रीड को देखने में, स्पेशली उनकी स्यूनामी देखने में। हो सकता है मैं बहुत ज्यादा भी सोच रहा हूँ इसको लेके, लेकिन जॉन सीना ने कुछ ऐसा कमेंट किया है जो कि शायद उनका हील टर्न टीज कर रहा है। सबसे पहले तो जॉन सीना ने कंफर्म एग्जैक्ट नंबर्स बता दिए कि 36 डेट्स वो होने वाली हैं जो कि वो WWE के लिए वर्क करेंगे। इसमें उनकी इंटरनेशनल डेट्स भी हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जाके इधर उधर घूम फिर के जॉन सीना की 36 डेट्स होंगी जो कि वो 2025 में WWE के लिए काम करने वाले हैं। अब जॉन सीना ने साथ में ये भी बोला कि देखो 2025 में ही मेरा WWE में लास्ट मैच होगा, उसके बाद ना कोई मोटा पैसा, ना कोई ईगो, ना कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मुझे फोर्स कर सके या फिर मुझे ऐसा दोबारा बना सके कि मैं 2025 के बाद भी WWE कंपनी में आके रेसल करूं, या फिर उसका वैसे एक्टिव रेसलर के तौर पे, एक्टिव नहीं मतलब जैसे भी पार्ट टाइम रेसलर की तरह पार्ट ले सकूं। अब जॉन सीना ने बात बोली तो हाँ ठीक है यार, मतलब बुरा लगा, लेकिन अब सोचो जॉन सीना ने बात बोली इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बात तो वो बेबी फेस रह के बोल रहे हैं, गुड गाय बन के बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो बैड गाय बनना चाहते हैं तो फिर ये सारी बातें थोड़ी मैटर करेंगी ना, सेंस बनाएंगी कि जॉन सीना ने क्या बोला था। तो अगर ये क्या पता अभी से उन्होंने बीज बोना शुरू कर दिया अपने हील टर्न के, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा के सिंपली सोचे तो जॉन सीना ये कहना चाह रहे हैं कि 2025 ही वो साल होगा जब वो WWE से रिटायर हो जाएंगे, और उसके बाद एक्सपेक्ट मत करना कि वो कोई मार धाड़ करेंगे। अगर ऐसा सच है तो फिर भी मैं सेटिस्फाइड ही होऊंगा, क्योंकि अब भाई क्या जान लोगे बच्चे कि 2025 में खुद अनाउंस करके पूरा साल दे रहा है, तो इसके लिए तो सैल्यूट बनता है। और बचपन भी जॉन सीना ने हमारा बहुत अच्छा बनाया है, अब जवानी वाला टाइम भी अच्छा बना देंगे। WWE ने एक ट्रेडमार्क फाइल किया है, क्या है ये समझ में तो नहीं आ रहा, और ये है फेटल इन्फ्लुएंस। इस ट्रेडमार्क को फाइल किया, लोग यहाँ पे अब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद किसी फैक्शन के लिए हो सकता है। वो सोनिया डेविल वाली फैक्शन का क्या नाम रखा, मैं तो बार बार भूल भी जा रहा हूँ, क्या पता उसको ठीक करने के लिए उन्होंने रखा होगा, बट कुछ क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में, बस फेटल इन्फ्लुएंस वाला नेम है। कुछ वाइल्ड गेस अगर आप करना चाहो कि किससे रिलेटेड ये हो सकता तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। रॉ की व्यूअरशिप भाई WWE को अब थोड़ी ठीक आ रही है, 1.890 मिलियन व्यूअर्स WWE को इस हफ्ते रॉ के लिए मिले, जो कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के बाद से अब जाके ज्यादा आए हैं। इवन जब फर्स्ट आवर में हुआ ना मामला, वो तो और भी बढ़िया हो गया, ये 2 मिलियन से ऊपर भी चले गए थे, जो कि WWE ने रिसेंट टाइम में देखा नहीं है। अब तो मुझे लगता भी नहीं कि टीवी नंबर्स को कोई ज्यादा बता रहा है कि भाई अरे ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भाई 2000 जब वो क्या कहते हैं 2002 2001 या एटीट्यूड एरा के टाइम का टाइम था, उससे पहले की बात थी, तब लोग ज्यादा टीवी देखते थे। 7 मिलियन भी आई है WWE रॉ की व्यूअरशिप, लेकिन अब वो टाइम नहीं भाई, डिजिटली सब लोग देख लेते हैं, तो इस मैट्रिक के ऊपर तो भरोसा करना बुरा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बात भी नहीं करता इसकी। पता नहीं ये चीज शॉकिंग है या फिर बहुत ऑब्वियस है, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बैश इन बर्लिन में जे ऊसो और सैमी ज़ेन चैंपियनशिप जीतने वाले हैं और मंडे नाइट रॉ। ये मैं टैग टीम चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ, मैं नाम में ही कंफ्यूज हो जाता हूँ इसके। एक तो इन्होंने दोनों ही स्मैकडाउन और रॉ चैंपियनशिप के नाम ही ऐसे रखे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि अच्छा ये वो है वो ये है, लेकिन डिजाइन से तो पता चल ही जाता है। तो ये जो चैंपियनशिप है वो बैश इन बर्लिन में जीतने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि वो चीज़ WWE करके फिर उसको ब्लड लाइन वाले एंगल के लिए कर रही है क्या, फिर वो चैंपियंस बना के, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है कि सैमी ज़ेन और जे ऊसो फिर से चैंपियन बनेंगे। चलो साथ में काम करना तो अलग बात है, लेकिन चैंपियंस ही बन जाएंगे वो थोड़ा डिफरेंट है। बट WWE ने कुछ सोचा है तो आई थिंक प्लान किया होगा फिर पहले। ऑल एलीट रेसलिंग की शायद सबसे मोस्ट सक्सेसफुल चीज अब जाके आने वाली है, तो AEW स्टोरीज नाम की नई चीज उनकी प्रोग्रामिंग में वो कुछ लेके आने वाले हैं, और इसमें क्या होगा जो बिहाइंड द सीन चीज हुई वो दिखाई जाएंगे। और पहले ही एपिसोड पता है किसके ऊपर है, ऑल इन जो हुआ था उनका वेम्बली में, वो जो CM पंक और जैक पेरी वाले कांड के लिए जाना जाता है। CM पंक की डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई उसको जाके देखना, सब कुछ पता चल जाएगा आपको CM पंक के बारे में, उसमें ये वाली स्टोरी को भी कवर किया है। अब क्योंकि आए दिन कांड होते रहते हैं ऑल एलीट रेसलिंग में, तो उनके लिए तो आई थिंक ये बढ़िया हो गया कि पहले एक कांड कर लो उसके बाद फिर उसको फिल्म कर लो। एक चीज जो मतलब रेसलिंग तो अच्छी है AEW की, वहां पे जो स्टोरी वो भी अच्छी होती है, लेकिन अनप्रोफेशनल जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा है वहां पे, तो उसमें मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री उसी चीज को चैनल करने में मदद कर सकते हैं कि हाँ चलो ऐसे कांड भी करते रहो और साथ के साथ फिर एक स्टोरी वाली चीज भी निकाल दो कि फिर लोग उसे देखें। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि
सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच हो सकता है, स्ट्रैप मैच बैश इन बर्लिन में। कल तक थोड़ा मैं अनश्योर था इसको लेके, लेकिन अब रिपोर्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आनी शुरू हो चुकी हैं कि इस वाले स्ट्रैप मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई बैश इन बर्लिन में ही प्लान कर रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगे यार ये सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर इतना क्यों रेसल कर रहे हैं, मतलब अभी तो इन्होंने लड़ा, फिर बैश इन बर्लिन में भी करेंगे, फिर बैड ब्लड की भी बारी आ रही है। लेकिन मुझे लगता है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है। उसका सिंपल सा रीज़न है भाई, ये स्टोरी भी तो कितने टाइम से टेल कर रहे हैं, तो अब दोनों को शोज पर बुक भी तो करना है, तो वो करेंगे क्या। और इतनी बढ़िया स्टोरी इसके पीछे है, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर बुक लोगों को इसको बोलना चाहिए। मैं सुन रहा था ऐसा स्टिपुलेशन डाल दी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो अच्छी बात है कि चलो जो पहले मैच हुआ था उससे कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा। वैसे पहले में भी सेथ रॉलिंस स्पेशल गेस्ट रेफरी थे, तो इस बार कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। ब्लड लाइन की करंट स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो अभी सबसे बड़ा प्लान है वो जेकब फाटू और रोमन रेंस का है। तो मेल्जर ये बात रिपोर्ट करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझ के जेकब फाटू को रोमन रेंस से भी दूर रख रही है। वो पर्पसली हो रहा है, भले उनकी इंजरी वाली सिचुएशन भी है, लेकिन वही डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक्चुअल प्लान था कि उनको थोड़े टाइम तक रोमन रेंस से अलग रखेंगे। अब आपको ऐसा लग सकता है, जो कि मुझे भी लग रहा था यार ऐसा कैसे, कि मतलब जेकब फाटू उस ब्लड लाइन का ही पार्ट है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना कैसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज भी देखना, जब ब्लड लाइन के बंदे किसी को मारने आते हैं तो टोंगा वाले दोनों भैया अलग आते हैं और जेकब फाटू अलग आते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिखाते ही वैसे है कि हाँ भाई ये बंदा आएगा तो अब इसके सामने तो कोई नहीं टिकने वाला, क्योंकि अगर पहले ही वो टोंगन्स के सामने लेके आ जाएंगे तो फिर ब्लड लाइन को पिटते हुए थोड़ी दिखा देंगे वो, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फाटू को अलग ही देखती है। तो मेल्जर ये कह रहे हैं कि पहले रोमन रेंस और सोलो सिको आपस में निपटेंगे, और उसके बाद जो प्लान है वो रोमन रेंस एंड जेकब फाटू को आमने सामने लेके आने का है। और जेकब फाटू की तो पर्सनालिटी कुछ ऐसी भाई, उनको बिलीवेबल अभी से वो दिख रहा है कि ये रोमन रेंस के सामने आएगा तो सच में एक अच्छी स्टोरी लाइन दे सकता है। बहुत लोग सोलो सिकोवा को तो ऐसे ही कह रहा है ये तो ऐसी बेकार है, इसको मारो जल्दी से, जेकब फाटू को लेके आओ। तो यही अभी करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्लड लाइन की स्टोरी का पार्ट है, लेकिन इतना आसान रोमन रेंस के लिए भी होने नहीं वाला, ये तो क्लियर बात है जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई जेकब फाटू को दिखा रही है। बाकी ब्रॉन ब्रेकर का सुपरस्टार स्पॉटलाइट वाला एपिसोड आप सुन सकते हो, समय आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।